नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। रीवा के लाल की अरमानिया में हुई मौत, शव भारत लाने परिजनों ने सरकार से की गुजारिश। बता दें कि रीवा जिले के त्योतर क्षेत्र स्थित गढ़ी सोहरबा गांव के निवासी आशुतोष द्विवेदी की अरमानिया में मौत हो गई है। मौत की खबर लगते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बेटे के शव को भारत वापस लाने के लिए सरकार, प्रशासन और लोगों से भावुक अपील की थी। आशुतोष द्विवेदी पिछले 2 वर्ष पूर्व रीवा के त्योतर स्थित गढ़ी मोहरबा गांव से MBBS की पढ़ाई करने अरमानिया गए हुए थे, जिनकी बीते दिनों अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई है। रीवा जिले के त्योतर स्थित गढ़ी मोहरबा के निवासी 27 वर्षीय आशुतोष द्विवेदी बीते 2 वर्ष पूर्व आर्मेनिया गए हुए थे। वहां पर वह MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। आशुतोष द्विवेदी तृतीय वर्ष के छात्र थे। बीते दिनों अज्ञात कारणों के चलते उनकी मौत हो गई। दुखद खबर की सूचना जब परिजनों को हुई तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद अब परिजनों ने मीडिया के माध्यम से सरकार, प्रशासन और सहित लोगों से बेटे के शव वापस भारत अपने घर लाने की भावुक अपील की है। बता दें कि परिजनों ने पहले तो ट्विटर के माध्यम से भावुक अपील करते हुए हाथ जोड़कर भावुक अपील की थी। उन्हें बेटे के शव वापस भारत लाने के लिए किन प्रक्रियाओं से गुजरना है, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, जिससे वह शासन, प्रशासन सहित आम लोगों से मदद मांग रहे थे। जिसके बाद अब मीडिया के सामने भी परिजनों ने मदद की गुहार लगाई है। हालांकि मामले को लेकर स्थानीय विधायक श्यामलाल द्विवेदी तथा रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर आशुतोष के शव को भारत लाने में मदद करने की बात की है। वहीं इस बारे में रीवा जिले के त्योतर तहसील के छात्र आशुतोष द्विवेदी के शव को अरमानिया से वापस लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प ने भी छात्र के शव को वापस लाने के संबंध में उच्च अधिकारियों से चर्चा की है। उन्होंने राज्य स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यान में ये बात लाई है तथा राजधानी दिल्ली स्थित दूतावास से भी चर्चा कर छात्र के शव को वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रस्तुत है गंगा प्रसाद द्विवेदी परिजन सहित त्योतर विधायक श्यामलाल द्विवेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। मेरा भतीजा है आशुतोष द्विवेदी। आज के 2 वर्ष पूर्व 17/3/20 को वो यहाँ से आर्मेनिया के राजधानी प्लेस इरविन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यहाँ से गया था। फिर लास्ट बार बात आपकी कब हुई? अभी 15 दिन पूर्व हमारी बात तो कभी कभी होती थी, लेकिन 15 दिन पूर्व अपने बड़े भाई से उसने बात किया था। आपको जानकारी कैसे मिली? हमको हमारा एक भांजा है विनीत मिश्रा, उसके पास एक वहीं से टेलीफोन आया। किसका आया ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उसने ये बताया कि उसका मर्डर हो गया है और आप लोग अपनी तैयारी करें और व्यवस्था बनाएं उसको ले आने की, या अन्य व्यवस्था जो कर सकते हो वो करें। क्या पढ़ाई कर रहा था बालक? बालक वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, MBBS की। कौन सा ईयर था? अब 2 वर्ष पहले हमारे अंदाज से उसका 5वां सेमेस्टर रहा होगा। शासन प्रशासन ने अभी तक क्या मदद की? शासन प्रशासन, हमारे यहाँ के आदरणीय विधायक जी ने भी पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने मेरे सामने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब से बात किया, मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हो पाई थी। आदरणीय सांसद जी ने भी यहाँ से पत्र लिखा है वहाँ के लिए, सेंट्रल मंत्रालय के लिए, विदेश मंत्रालय के लिए, विदेश मंत्री जो राज्य मंत्री हैं उनके यहाँ, और ये मीनाक्षी लेखी जी के यहाँ उनका पत्र गया है और उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि हम आपकी लाश जो है वो दोबारा वापस इंडिया ले आएंगे और कराएंगे यहाँ। किसी प्रकार का संपर्क वहाँ से आपका हो रहा है? नहीं, अब वहाँ एक मेरा भतीजा अरविंद कुमार द्विवेदी रह रहा है, जो वहाँ एम्बेसी वगैरह से संपर्क जो है वो कर रहा है। मेडिकल का छात्र था, उसका निधन हो गया। सुनकर स्तब्ध रह गया। मेरा भांजा आशुतोष द्विवेदी, सन ऑफ कैलाशनाथ द्विवेदी सोहरबा के निधन की खबर सुनकर पूरे इलाके में
मायूसी छा गई। शीघ्र मैं ग्राम सोहरवा गया। पूरा घर मातम में तब्दील था। मैं तत्काल माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के विशेष कर्तव्य अधिकारी आदरणीय आनंद शर्मा जी से स्थिति को अवगत कराया। उन्होंने तत्काल राजस्व सचिव को, मुख्य सचिव को इस बात से अवगत कराकर दिल्ली में भांजे का पार्थिव शरीर भारत ले आने की कार्यवाही प्रारंभ करा दिया। और आज मेरी बात माननीय सीएम साहब से हुई। वो दिल्ली प्रवास में थे। उनसे इस संकट की घड़ी में हमने निवेदन किया कि मेरे भांजे का शरीर, पार्थिव शरीर हिंदुस्तान वापस ले आया जाए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि श्यामलाल, चिंता मत करो, भांजे को तो नहीं ले आ सकता, लेकिन इस संकट की घड़ी में मैं जो भी प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर तत्काल पार्थिव शरीर भारत ले आने का प्रयत्न करूंगा। रीवा के गोविंदगढ़ में चकाजाम, खंडों में डूबे किशोर के परिजनों में भड़का आक्रोश, सड़क पर शव रख कर किया हंगामा। शव ढूंढने में देरी का लगा रहे थे आरोप। लाश निकालने के बाद जान बचाकर भागी एसडीआरएफ की टीम। आपको बता दें कि गोविंदगढ़ में खंडो स्थित पिकनिक स्पॉट में डूबे किशोर के आक्रोशित परिजनों ने गोविंदगढ़ मुख्य मार्ग में चकाजाम कर दिया है। आरोप है कि एक दिन पूर्व कुंड में डूबे हुए बच्चों को ढूंढने में देरी की गई थी। पानी से भरे कुंड में डूबे बच्चे को शव निकालने के बाद जा रही एसडीआरएफ की टीम को आक्रोशित लोगों ने रोक लिया और उनके वाहन की चाबी भी छीन ली। इस दौरान टीम में शामिल लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। फिलहाल गोविंदगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि पुलिस का अतिरिक्त बल भी मौके के लिए रवाना कर दिया गया था। बता दें कि एक दिन पूर्व खंडों में पिकनिक मनाने गए 16 वर्षीय नाबालिग बच्चे के डूबने की घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रख दिया और चक्काजाम कर सड़क पर ही बैठ गए। बता दें कि मंगलवार को सतना जिले के सन्नेही गांव के 16 वर्षीय किशोर मंडवा गांव अपने ननिहाल घूमने आया था, जहां से वह खंडों पहुंचा और नहाते समय पानी से भरे गहरे कुंड में समा गया। कुंड में लापता हुए किशोर की पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाश की, लेकिन देर शाम तक कोई पता नहीं चला और अंधेरा हो जाने की वजह से रेस्क्यू बंद कर दिया गया था। आज सुबह एक बार फिर शुरू किए गए रेस्क्यू के बाद शव को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन आक्रोशित परिजनों ने शव को खंडो मोड़ के गोविंदगढ़ स्थित मुख्य मार्ग में रखकर चकाजाम कर दिया। बता दें कि शव निकालने के बाद वापस लौट रही एसडीआरएफ टीम को भी आक्रोशित लोगों ने रोक लिया और वाहन की चाबी छीन ली। इस दौरान टीम ने शामिल सभी लोग मौके से भाग खड़े हुए। फिलहाल मौके पर तनाव की स्थिति निर्मित रही, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की समझाइश के बाद आक्रोशित लोगों ने चकाजाम को समाप्त कर दिया है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। कल एक बच्चा जो है गोविंदगढ़ में खंडो जो माता हैं उनके पास में जो एक प्रपात है, उसी प्रपात में अंदर चला गया था और उसकी डेड बॉडी नहीं मिल पाई थी। परिजन लोग और पुलिस सभी लोग इसकी तलाश कर रहे थे। स्थानीय आदमी जो गोताखोर हैं उनको भी बुलाया गया था। जो हमारे पास एसडीआरएफ है उस टीम के भी लोग गए थे, होमगार्ड से भी जो है वहाँ पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पहाड़ी बरसाती पानी का कटाव होता है और काफ़ी अंदर गहरा जो है पत्थरों के बीच में जगह होती है, उसमें बच्चा कहीं फंस गया था, इसलिए वो नहीं निकल पाया था उसकी बॉडी। आज जो है प्रयास करने के बाद बॉडी निकाली गई है। तो कुछ लोग जो है वहाँ पे अपनी मांगों को लेकर के वहाँ अपने बच्चे की लाश रख करके कुछ मांग कर रहे थे। उनकी मांग की पूर्ति जो है की गई। उनका 10,000 रुपये की आवश्यकता थी अंतिम संस्कार के लिए, जो दिलाया गया उनको। और डेड बॉडी के लिए जो वाहन था सतना ले जाने के लिए, वो वाहन करा गया और वो बॉडी अंतिम संस्कार के लिए अपने साथ ले गए। परिजन चकाजाम क्यों किए? परिजन का कहना था कि उसमें हमको अंतिम संस्कार के लिए दिया जाए और डेड बॉडी जो है बहुत देर बाद निकली है, ऐसा एक हुआ। क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है और इसमें जो बेहतर हमारे संसाधन हैं उन सभी संसाधनों का उपयोग किया गया था।
रीवा पुलिस ने 3 साल बाद खोला दौरे हत्याकांड का राज। पड़ोसी ने तार से गला घोट कर की थी बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या। जमीनी विवाद में आरोपी ने दिया था हत्या की वारदात को अंजाम। पति पत्नी का गला घोटकर भूसे के ढेर में छिपाई थी लाश। रीवा पुलिस ने 3 साल पूर्व बुजुर्ग पति पत्नी की अंधी हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। इस दौरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाला था, जिसने पति पत्नी की हत्या करने के बाद शव को भूसे के ढेर में छिपा दिया था। पुलिस ने फिलहाल 3 साल पूर्व हुई हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। दरअसल ये खुलासा रीवा एसपी नवनीत भसीन ने आज पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। एसपी ने बताया कि रीवा जिले के मऊगंज स्थित चक्रभाटी गांव में रहने वाले राम मिलन मिश्रा उम्र 95 वर्ष और उनकी पत्नी जय मंत्री मिश्रा 93 वर्ष की साल 2019 में अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी थी। प्रथम दृष्टया हत्या जीआई तार से गला घोट कर होना पाया गया था। मामला दर्ज कर हत्या के अपराध की चल रही विवेचना में सामने आया कि मृतक का पड़ोस के ही रहने वाला नूर मोहम्मद से जमीनी विवाद चल रहा था और वह घटना दिनांक से आज तक फरार ही था। पुलिस ने 3 सालों तक चली तलाश के बाद 30 अगस्त को संदेही नूर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में हत्या करना स्वीकार किया है। बताया गया कि आरोपी जमीनी विवाद के चलते बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या करने के बाद नकदी और ज्वेलरी लूटकर फरार हो गया था। फिलहाल आरोपी नूर मोहम्मद को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने दर्ज हत्या के अपराध से 3 सालों बाद पर्दा उठा दिया है। एसपी के मुताबिक इस हत्याकांड के खुलासे में मऊगंज एडिशनल एसपी विवेक लाल, डीएसपी नवीन दुबे, थाना प्रभारी श्वेता मौर्य व उनके थाना स्टाफ टीम की अहम भूमिका रही है। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। 2019 में एक वृद्ध दंपत्ति की हत्या करके फरार हुए आरोपी को इस टीम ने पकड़ा है। आरोपी का नाम नूर मोहम्मद है। इसने 95 वर्षीय वृद्ध और उनकी धर्मपत्नी की हत्या 2019 में की थी। तब से फरार था। बीच में पिछले 2-3 महीनों में हम लोगों ने लगातार इसका नया पता, एड्रेस और नया इसके ठिकाने पर प्रयास किए, तो अंत में टीम को सफलता मिली और इससे पूछताछ की गई। इसको अरेस्ट कर लिया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन हमारा प्रक्रिया में है और इसमें भी और कोई व्यक्ति शामिल था या अन्य कोई पॉइंट आता है तो वो लोग हम आपको शेयर करेंगे। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में यहाँ तक जो पता पड़ा है कि नूर मोहम्मद ने अपने एक ज़मीनी विवाद के चलते इनकी हत्या की थी और क्योंकि वो बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर चुका था और पत्नी उसकी तस्वीर साक्षी थी, तो अपना साक्ष्य मिटाने, अपना अपराध छुपाने के लिए उसने उनकी पत्नी की भी हत्या की है, ऐसा अभी हमको आरोपी ने बताया है। तो हम लोग अभी इसको और क्रॉस चेक कर रहे हैं और तस्दीक कर रहे हैं। कोई नया इसमें पॉइंट जब भी आएगा आप लोगों से शेयर करेंगे। अभी तक तो ये अचीवमेंट है और हमने इस अपराध जो पेंडिंग था इसको लेके 10,000 का रिवार्ड भी डिक्लेयर कर रखा था, तो ये पूरी टीम इस रिवार्ड की हकदार रहेगी। और जो हमारे गस्टर ऑफिसर हैं डीएसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब, इनको हम अपने एडीजी सर से रिक्वेस्ट करेंगे प्रसन्नता पत्र के लिए। तो ये आपके सामने पूरा मैटर अभी इतना क्लियर है। वो उसका बताना है कि हमारा उनसे पड़ोसी के नाते विवाद चल रहा था, तो हमको लगा कि हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं या हमारा सहयोग तो ज़मीन में हमको नहीं लाभ मिल पाएगा, तो इसलिए हम उनको हत्या कर दें तो शायद फ़ायदा मिल जाए। अब ये स्टोरी उसने बताई है, अब इसको भी तस्दीक करते हैं कि पड़ोस में ज़मीन है भी कि नहीं, कभी सीमांकन कराया है क्या, कभी किसी केस में मतलब कोर्ट में केस चला है क्या। जिला के जवा तहसील अंतर्गत रामबाग में इलाज में लापरवाही के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। स्वास्थ्य महकमे की जांच में नर्सिंग होम फर्जी निकला। अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम को स्वास्थ्य महकमे ने सील कर दिया है। वहीं आक्रोशित परिजनों ने चक्काजाम कर दिया था, जिन्हें समझाइश के बाद मार्ग को अवरुद्ध कराया गया। बता दें कि जवा तहसील अंतर्गत रामबाग स्थित बड़गर रोड पर चिंतामणि तिवारी के मकान पर देव नर्सिंग होम संचालित थी, जिसे बोर्ड पर लिखा हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं और भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। छोला छाप डॉक्टर के द्वारा संचालित इस फर्जी देव नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान महिला की तबीयत बिगड़ती देखकर नर्सिंग होम संचालक मोहित पांडे और उसकी पत्नी पल्लवी पांडे पीड़ित महिला को प्रयागराज लेकर चले गए, जहां से उस महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया और रामबाग चौराहे पर रोड जाम कर दिया। लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं और नर्सिंग होम संचालक मोहित पांडे और उसकी पत्नी पल्लवी पांडे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे थे। मृतक महिला की पहचान अर्चना तिवारी उम्र 30 वर्ष से पति पवन तिवारी निवासी रैकवार के रूप में की गई है।
परिवार के लोगों ने बताया कि 23 तारीख को देव नर्सिंग होम में भर्ती किया गया था। 25 तारीख को एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके बाद से पीड़ित महिला अर्चना तिवारी की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी, जिसके बाद नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने कहा कि खून की कमी होने के कारण तबीयत बिगड़ रही है। उसके बाद अर्चना के पति पवन तिवारी ने रीवा जाकर ब्लड बैंक से खून की व्यवस्था कर नर्सिंग होम के लिए आया और खून चढ़ाने के बाद महिला खून की उल्टियां करने लगी और तबीयत खराब हो जाने के कारण नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर मोहित पांडे, झोला छाप डॉक्टर ने कहा कि इनको प्रयागराज ले जाना पड़ेगा, जिसके बाद 29 तारीख प्रयागराज लेकर चले गए और वहां 30 तारीख को डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद प्रयागराज में झोला छाप डॉक्टर मोहित पांडे वहां से चुपचाप गायब हो गए और इधर मृत महिला को रामबाग लेकर चले आए। वहीं परिजनों ने रामबाग चौराहे पर जाम लगा दिया, जिसके बाद आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया था। इसकी जानकारी जैसे ही जिला प्रशासन को लगी, पनवार थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां जबा थाना प्रभारी, अतरैला थाना प्रभारी, चारों थानों का फोर्स मौके पर पहुंचा। इस दौरान एसडीएम पीके पांडे, बीएमओ ज्ञानेंद्र त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे। परिजनों को समझा बुझाकर शव का पोस्टमार्टम के लिए राजी करा लिया गया और देव नर्सिंग होम का ताला तोड़कर नर्सिंग होम की तलाशी ली, जिसमें नर्सिंग होम के अंदर सर्जरी के कई हथियार मिले, जिससे कि साफ मालूम होता है कि नर्सिंग होम में अवैध तरीके से महिलाओं के गर्भपात कराए जाते हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग होम के संचालक और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करने को कहा है। वहीं अब सवाल उठता है कि 3 मासूम बच्चे के सिर से मां का साया उठ गया और दूध पीते बच्चे की मां की मौत के जिम्मेदार को सजा कब मिलेगी। बता दें कि रीवा जिले में इस तरीके से कई नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं जो झोला छाप डॉक्टर के भरोसे चलते हैं। प्रस्तुत है परिजनों सहित जिम्मेदार अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? पवन कुमार तिवारी। क्या समस्या हुई थी? मेरे बीवी के पेट में बच्चा था जी। हाँ, फिर दर्द नहीं आ रहा था तो इनको लाया दिखाने। एक दिन तो बोले लाओ भर्ती कर दो, तो भर्ती मैं करने के लिए लाया 23 तारीख को 12 बजे 12 बजे लाया तो भर्ती कर दिया। मेरे से बोले 50,000 रुपये खर्चा आएगा, तो मैं 35,000 जमा किया और बोले आगे पीछे देते रहना। फिर 25 तारीख को मेरी दीदी के ऑपरेशन किए और उसके पेट से बच्चा निकाले। फिर 24 तारीख को बिल्कुल मेरी बीबी का एकदम तकलीफ बढ़ गया और हालत खराब हो गई। हालत खराब हो गई। फिर इसके बाद फिर वो इलाहाबाद लेके गए। हाँ, इलाहाबाद लेके गए। फिर वहाँ इलाज किए। कौन डॉक्टर लेके गए? ये डॉक्टर ये लेके गए थे नर्सिंग होम वाले। हाँ, फिर वहाँ और हालत खराब हो गई। कल मेरी बीवी का शाम के 8 बजे देहांत हो गया। तो अब क्या चाहते हैं आप? मैं यही अनुरोध चाहता हूँ कि इंसाफ मुझे मिले, है ना। ये आपको पता था कि ये फर्जी डॉक्टर है? मेरे को नहीं पता था कि ये फर्जी डॉक्टर है। इसमें अभी उनसे चर्चा हुई है परिजनों से जी। उनके द्वारा बताया गया है कि 25 तारीख से महिला भर्ती थी, करीब 8 दिन भर्ती थी, ऑपरेशन हुआ और फिर जो यहाँ देव क्लिनिक के जो डॉक्टर हैं इनके द्वारा ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसके कारण उसकी तबीयत जो है ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर ये डॉक्टर खुद उसको इलाहाबाद लेकर के किसी अस्पताल में गए हैं और वहाँ पे उसकी महिला की मृत्यु हो गई है। हमारे पूरे प्रशासन की बहुत संवेदना है परिवार, पीड़ित परिवार के साथ में, और पुलिस भी आई हुई है और उनकी FIR वगैरह ले करके और उसमें आपराधिक प्रकरण जो भी नियम में आएगा वो दर्ज करके और आगे कार्रवाई अभी टीम गठित कर रहे हैं और जिला स्तरीय टीम भी बनेगी। इसमें 2 टीमें बनेगी और इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये टीम मेरे लेवल की जो है वो मैं बहुत जल्दी गठित कर दूँगा और इसमें इस प्रकार की जो क्लिनिकें अवैध रूप से संचालित हो रही हैं और इस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं, तो ऐसे डॉक्टरों को जिनके पास में कोई प्रॉपर डिग्री वगैरह नहीं है उसकी भव्य होगी गणपति बप्पा की सवारी, ढोल नगाड़ों की रहेगी गूंज। गणेश उत्सव को लेकर हिंदू उत्सव समिति ने किया ऐलान, मनोरम झांकियों के साथ निकलेगा चल समारोह। बता दें कि पूरे देश सहित रीवा में भी इस वर्ष गणेश उत्सव को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। जिले भर में गणेश उत्सव को भव्यता प्रदान करने के लिए विभिन्न धर्म परिवार के लोग सामने आए हैं। रीवा में इस बार विगत वर्षों की अपेक्षा गणेश उत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। गणेश उत्सव को भव्यता प्रदान करने के लिए हिंदू उत्सव समिति धार्मिक परिवार के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रीवा के जीत रेसिडेंसी में आज प्रेस वार्ता के दौरान हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार के अध्यक्ष
गुरमीत सिंह मंगू ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी गणेश उत्सव को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इस वर्ष समिति द्वारा नगर में स्थापित गणेश प्रतिमाओं की सामूहिक विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो अग्रसेन चौराहे से निकलकर प्रकाश चौराहा स्टेचू चौराहा होते हुए बाबा घाट तक पहुंचेगी। इस तरह से नगर के दूसरे छोर किला की ओर से आने वाली झांकियों को रास्ते में शामिल किया जाएगा। शोभा यात्रा को लेकर गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि इस वर्ष विभिन्न मनोरम झांकियों की स्थापना की गई है। गणेश उत्सव के दिन उन झांकियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। लेकिन पिछले 2 वर्ष 21 और 20 कोरोना के कारण सभी त्यौहार आम जनमानस के फीके पड़ गए। भगवान की कृपा फिर देश व शहर की जनता के ऊपर हुई है और इस बार वो त्यौहार जो 2 साल किसी कारणवश फीके पड़े थे, उसे उन 2 सालों की पूरी भरपाई करते हुए इसे इस साल और अति उत्साह से मनाने के लिए हिंदू उत्सव समिति के हमारे सभी साथी, सभी सदस्यगण संकल्पित हैं। हम एक नई और प्रयास करने जा रहे हैं कि ये जो त्यौहार के साथ साथ जो जयंती होती है सभी समाज सभी धर्म की, तुलसीदास जयंती, कबीरदास जयंती, भक्त सेन नाई जयंती, भक्त नामदेव जयंती, ये जितनी भी जयंतियाँ आएंगी उन सब में हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार उन सब का आयोजन कर उनके समाज के बीच में एक नई संस्कृति, एक नया प्रेम, एक नया वातावरण, प्रेम का वातावरण तैयार करने का प्रयास करेगा। कितनी झांकियाँ अभी तक रजिस्टर्ड हो। श्री गणेश उत्सव का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस तरह के वातावरण से, जहाँ धार्मिक वातावरण से, रचनात्मक वातावरण से एक बहुत ही अच्छा सामाजिक समरसतापूर्ण वातावरण स्थापित होता है, क्योंकि जहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित होती हैं वहाँ आसपास मोहल्ले वाले सभी अच्छे कार्यक्रमों में लग जाते हैं। किसी दिन कवि सम्मेलन हुआ, किसी दिन साहित्यिक चर्चा हुई, एक दूसरे से परिचय होता है और हमारे देवी देवताओं के बारे में आने वाली नई पीढ़ियाँ जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल की चकाचौंध में जानना भूल गए हैं कि जो नई आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको बताना पड़ता है कि आज गणेश जी का क्या महत्व है, नवरात्रि आ रही है, 9 देवियाँ हैं, उनका क्या महत्व है। तो ये बहुत आवश्यक चीज़ें हैं और हिंदू उत्सव समिति धर्म परिवार पूरे पारिवारिक माहौल में, पारिवारिक वातावरण में ये आयोजन करता आ रहा है। चल समारोह के लिए हम लोग पहले मछरिया दरवाज़ा से चल समारोह निकालते थे, लेकिन उसमें झांकी वालों को यह प्रॉब्लम आती कि हम उसी रूट में जाते हैं, फिर मछरिया दरवाजे से फिर हम फोर्ट वोट होके आते हैं। अब आज क्या है कि पहले पुराने रीवा में ही केवल गणेश जी की स्थापना होती थी और आज बजरंग नगर, नेहरू नगर, आनंदपुर, शिवनगर, ढेकाहा, पदंदर कॉलोनी, चारों तरफ गणेश प्रतिमाओं की स्थापना होती थी। इसलिए एक सेंटर पॉइंट हम लोग विचार कर रहे हैं कि अग्रसेन चौक से वहाँ पर, क्योंकि चारों तरफ का रूट वहाँ पर मिलता है, तो वहाँ अग्रसेन चौक में सभी मूर्तियाँ, क्योंकि वहाँ पर खड़े होने का स्थान भी है चारों तरफ, सभी मूर्तियाँ वहाँ पर आएँ और एक निर्धारित समय में हम लोग वहाँ से शिल्पी प्लाजा, प्रकाश चौक होते हुए घोड़ा चौराहा और ये फोर्ट रोड होते हुए पूरा एकदम उधर बाबा घाट की ओर निकल जाए। ये रूट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पुरस्कार वितरण भी किया जाता है, जो चल समारोह में झांकियाँ शामिल होती हैं। प्लस इस बार एक और सिस्टम बनाया गया कि जो झांकियाँ चल समारोह में स्थापित मतलब शामिल नहीं हो पाती हैं, उनमें अगर उत्कृष्ट सजावट है, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम अच्छे से अच्छे होते हैं, जो समाज को एक गति प्रदान करने की, दिशा प्रदान करने का काम करते हैं, तो उन्हें भी अपन सम्मानित करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।